हेलो एवरीवन, आज कराने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं सभी के सभी। और ये सभी किताब बुक से है, यानी कि हिस्ट्री से भी है, पॉलिटिकल से भी है, इकोनॉमिक्स से भी है। तो आप लोग इसको पूरा वॉच करें। सभी इसमें सभी क्वेश्चन गेस किया हुआ है और ये सब पूछने की संभावना है इस सब क्वेश्चन को। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, पूरा अच्छा से ध्यान से देखिए, एंड तक वॉच कीजिए वीडियो। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के कुछ मुख्य उपाय बताएं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। बिहार आज का एक पिछड़ा राज्य में आता है, आखिर क्यों आता है, इसका रीजन बताना है और इसको दूर करने के उपाय को लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ से होगा, आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखना है। पहला लिखना है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते विकास के साधन कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या ज़्यादा होगा तो विकास के साधन कम हो रहा है। ठीक ना। अगला पॉइंट लिखना है, आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना होता है क्या? जैसे कि स्कूल हो गया, यानी सड़क, बिजली, ये सब, स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल ये वगैरह, इसकी अभाव है। ठीक है, तो किसी भी देश या राज्य के निवास के लिए आधारित संरचना का होना जरूरी है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम हैं। इस वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति कायम है। कृषि पर निर्भरता। बिहार राज्य अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर रहती है। ठीक है, बिहार एक क्या है, कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के सारे लोग अधिकतर यानी कि कृषि पर ही निर्भर रहती है। लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है, हमारी कृषि काफ़ी बिखरी हुई है, इसके चलते उपज कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाढ़ तथा सुखाड़ की समस्या। हमारे बिहार में क्या है, बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या है। देखिए बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से बाढ़ आती है, यानी कि उत्तरी बिहार में बोलें तो जैसे दियारा के क्षेत्र में बोल सकते हैं, यहाँ पे हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है, जिसके कारण बिहार की अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, बाढ़ तो आइए करता है सब। अगला पॉइंट है, गरीबी। देखिए बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र की औसत से आधे कम भी है। ठीक है ना, इसके चलते बिहार पिछड़ा है। देखिए हमारे बिहार में काफ़ी गरीबी देखने को मिलता है, यानी कि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते हमारी राष्ट्रीय आय औसत यानी प्रति व्यक्ति आय से आधा है। ठीक है, लेकिन बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। ठीक, देखिए पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। जनसंख्या पर नियंत्रण, देखिए रीजन क्या था उसमें, रीजन था कि जनसंख्या यानी कि तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या, और इसके उपाय में उसी को पलटा के लिख देना कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए, कृषि यानी तेजी से विकास करना चाहिए। सेम उसी चीज़ को पलटा देना है रीजन को ही। ठीक है, ये देखिए इसका नियंत्रण करना है। बिहार देखिए राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, संपूर्ण राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया जाए। परिवार नियोजन के तहत यानी कि एक परिवार में 2 ही बच्चे रह सकते हैं, यानी कि हम 2 हमारे 2, ये वाला। देखिए अगला पॉइंट है, कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि की जीवन का आधार है, कृषि से ही लोग यहाँ बिहार में रहते हैं। अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए, उत्तम खाद, उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए, ताकि उपज में वृद्धि ला जा सके और अच्छी फसल उपज सके, कम समय में ज़्यादा हो सके, ताकि गरीबी दूर हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है, बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार का निवास में अगला है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ का एक बहुत बड़ा बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है और जान माल का भी काफ़ी हानि होता है, इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। देखिए बाढ़ आता है, सारा फसल बर्बाद होता है, सब डूब जाता है। ठीक है ना, तो बाढ़ का पर नियंत्रण रखना काफ़ी जरूरी है। अगला का विकास। बिहार में आर्थिक संरचना का विकास करना आवश्यक है। यहाँ की सड़क व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है और इनके सुधार करने की आवश्यकता है। और एक
अलग से ऐड किया है स्वच्छता तथा ईमानदार प्रशासन। प्रशासन मतलब होता है पुलिस वाला, ठीक है। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ शुल्क एवं तथा ईमानदार प्रशासन की जरूरत है। इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन है ना सब 4 नंबर में पूछे जाएंगे और इस बार आने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन सारा पूछा गया है। देखिए 2016 में पूछा है, 2020 में पूछा है, यानी कि ये सब गेस किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग जरूर से ज़रूर याद करिए सबको, स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें अच्छा से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सीमेंट उद्योग का वर्णन करें। सीमेंट उद्योग का वर्णन करना है। देखिए घर, सड़क या पुल या स्कूल या कोई भी निर्माण कार्य में सीमेंट का महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमेंट उद्योग में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, यानी पूरा विश्व में दूसरा नंबर पे आता है भारत सीमेंट उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिस्म की आवश्यकता होती है। भारत में 1904 में तमिलनाडु के मद्रास में सीमेंट उद्योग लगाया गया था। इस उद्योग का विकास स्वतंत्रता के बाद हुआ। ठीक है, इसका स्थापना हुआ था 1904 में, लेकिन इसका जो विकास हुआ ना सीमेंट कंपनी का वो हुआ स्वतंत्रता के बाद, यानी 1947 के बाद हुआ, ठीक ना। देखिए अगला है कि सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण के कारण कच्चे माल, शक्ति के साधन, पूंजी तथा परिवहन के साधन का होना जरूरी है। सीमेंट उद्योग के कारखाना देश के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदि में हैं। कटनी, सनाता, जामनगर, जबलपुर, चूनागढ़ और डालमिया नगर, कल्याणपुर, सिकंदरी, बाजारी आदि सीमेंट का क्या महत्वपूर्ण केंद्र है। आपको ये भी पूछ सकता है कि सीमेंट के महत्वपूर्ण केंद्र के नाम लिखे, तो ये सब लिख देना है, ठीक है। देखिए भारत में उत्पादित सीमेंट का निर्यात इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है, यानी कि यहाँ से भेजा जाता है भारत से, ठीक है। देखिए 2014-15 में लगभग 2052 लाख टन का उत्पादन हुआ भारत में। 2,52,000 टन का उत्पादन हुआ भारत में सीमेंट का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, यानी कि हमारे जो रेलगाड़ी के है ना उनके बारे में लिखना है भारतीय रेल के ऊपर, ठीक है। देखिए पूछा गया क्वेश्चन 2012 में पूछा, 15, 19 में पूछा गया और इस बार भी पूछ सकता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला लिखना है कि यह देश में परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे जो लोकप्रिय है वो क्या है, रेलगाड़ी, ठीक है। दूसरा हम लिखना है कि यह संपूर्ण देश में आसानी से उपलब्ध है, कहीं भी जाना हो रेलगाड़ी आपको मिल जाएगी। इसके माध्यम से लोग आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं रेलगाड़ी से, हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। देखिए यह व्यापार तथा तीर्थ, शिक्षा, रोजगार आदि में काफ़ी सहायक होती है। अगला पॉइंट है कि कई तेज रेल सेवाएं जैसे राजधानी एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस जल्दी ही लंबी दूरी तय कर सकती है। देखिए ये भी पूछ सकता है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। ये अगला पॉइंट है, महानगरों तथा बड़े शहरों में दैनिक यात्रियों की आवागमन के लिए कई रेलगाड़ी चला जा रही है, ठीक है। जिससे कि आपको शहरों में क्या होता है 5 किलोमीटर दूर जाना होता है तो वो भी रेलगाड़ी मिल जाते हैं उनके लिए, गांव में ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन शहरों में सब दैनिक यानी कि आवागमन के लिए मिल जाता है, उपलब्ध है वहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, इसमें माल ढुलाई के लिए मालगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई माल यानी जैसे गेहूँ, चावल या फिर कोयला के लिए उनका अलग इससे गाड़ी है, ठीक है ना। भारतीय रेल परिवहन ने लाखों लोगों को रोजगार भी दिए हैं, बात तो सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए जलमार्ग का क्या महत्व है। जलमार्ग यानी कि समुद्री मार्ग वगैरह, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में पूछा, 19 में पूछा है। देखिए इसका उत्तर लिखना है भारत के लिए जलमार्ग का महत्व, ठीक है। उसके बाद डैश देखिए लिखना है, भारत में प्राचीन काल से ही जलमार्ग का विशेष महत्व है। पहला लिखना है, जल यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि एक देश से दूसरे देश का अगर बिजनेस करना हो तो वो क्या जल मार्ग से ही किया जाता है, समुद्री मार्ग से, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, यह परिवहन का सबसे प्राचीन और सस्ता साधन है। सबसे पुराना और सबसे सस्ता साधन है, ठीक है। इसमें कम खर्च लगता है। अधिक भार सामान का परिवहन जलमार्ग द्वारा ही किया जाता है। जो ज़्यादा वजन का रहता है ना सामान वो जल मार्ग के द्वारा ही किया जाता है। समुद्र, धाराओं और नदियों के प्रवाहित की दिशा में ईंधन का कम लगन की खर्च पड़ते हैं, यानी कम खर्च आता है। जैसे कि
पूरब से पश्चिम जा रहा है यानी कि समुद्र की धारा है, तो अगर पूरब से पश्चिम में अगर कोई जहाज जाएगा ना तो उनको कम तेल जलेगा, ठीक है, कम उनका ईंधन जलेगा, वही लिखना, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें रख रखाव का खर्च नहीं आता है। समुद्री मार्ग में क्या होता है, रख रखाव का खर्च नहीं आता है, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं, कोई रोड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, जहाँ मर्जी घूर जाओ कुछ भी कर सकता है, बीच से मोड़ ले या फिर जैसे रोड की तुलना में वो क्या है, अच्छा है। ये इसके लिए विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं है, ये कहीं से भी जा सकता है घूम के, ठीक है। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट BBI क्वेश्चन है, देखिए, असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम लिखना है। देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में पंजाब और तुर्की के साथ हुए अन्यायों का प्रतिकार और स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला है खिलाफत का मुद्दा, दूसरा है पंजाब में सरकार की बराबर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना, तीसरा है स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है। ये इनका क्या है, कारण है, और इनका परिणाम देखिए क्या हुआ। इस आंदोलन का परिणाम, पहला कि जनता का अपार सहयोग मिला, जनता का क्या मिला, अपार सहयोग मिला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट में लिखना है, देश की शिक्षण एवं संस्थाएं लगभग बंद सी हो गई क्योंकि छात्र ने उनका त्याग कर दिया। देश के में जितना भी शिक्षा यानी संस्था था, कोचिंग स्कूल सब क्या हुआ, बंद हो गया, क्योंकि सारा छात्र क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए थे उस टाइम। अगला पॉइंट लिखना है, राष्ट्रीय शिक्षा के एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस सिलसिला में काशी विद्यापीठ और जामिया मिलिया जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई। अगला पॉइंट है, कितने लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। बहुत सारे लोग क्या किए, सरकारी नौकरियां भी छोड़ दिए। विदेशी वस्त्रों का होली जलाई, विदेशी यानी सामान का होली जलाई यानी कि बहिष्कार किया उनका। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों एक होकर भाग लिए थे, हिंदू मुस्लिम सब मिल के भाग लिए। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर दोनों मिल के भाग लेंगे, सभी लोग मिल के भाग लेंगे तो उनका परिणाम अच्छा ही होगा, और यही हुआ भी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में गांधी जी का भूमिका का विवेचना करें। गांधी जी की क्या भूमिका रही भारतीय राष्ट्र आंदोलन में। देखिए, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्र आंदोलन को गांधी जी ने एक नई दिशा दिया। सत्य अहिंसा सत्याग्रह का प्रयोग कर गांधी जी भारतीय राजनीतिक में छा गए थे, ठीक है। सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके गांधी जी क्या हुए थे, राजनीतिक में छा गए थे। इन्हीं अस्त्रों का सहारा लेकर उन्होंने औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया। 1917-18 में उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का आरंभ किया, जिसमें बहिष्कार, विदेशी तथा रचनात्मक कार्यक्रमों का बल दिया गया। 1930 में गांधी जी ने सरकार के नेतृत्व के विरुद्ध दूसरा व्यापार आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस आरंभ उन्होंने 12 मार्च को दांडी यात्रा से किया। गांधी जी का निर्णय आंदोलन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था। देखिए, गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए ना उसी के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। कब मंत्र दिया, लोगों को प्रेरित करते हुए क्या, करो या मरो का मंत्र दिया। देखिए, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि करो मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था, ठीक है। देखिए, 1930 ईस्वी में गांधी जी के सत्यम प्रयत्नों के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। वे एक राजनीतिक नेता के साथ साथ प्रभुत्व चिंतन, समाज सुधारक एवं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक समर्थक थे, ठीक है। तो गांधी जी के बारे में लिख देना है इसमें अच्छा से क्या क्या उनका योगदान रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। यानी भारत में किस तरह जातिगत यानी भेदभाव देखने को मिलते हैं उसके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए, उत्तर हो जाएगा, भारत समाज में अभी भी जातिगत असमानताएं इस प्रकार देखने को मिलते हैं। डैश पहला लिखना, पॉइंट में लिखना है, कोई भी क्वेश्चन पॉइंट में लिखना है, 4 नंबर वाला, ठीक ना। देखिए, पहला है कि पहले के समय में कर्म से किसी जाति के तय होती थी। पहले के समय में क्या थे, कर्म के आधार पर जाति तय होती थी। जैसे कोई चावल गेहूं बेच रहे तो वो क्या है, बनिया है, यानी कि कोई भी जो काम करता है उसी के कर्म के हिसाब से जाति तय होती थी। लेकिन अभी के समय में जन्म के आधार पर तय होती है, यानी जिस घर में आप जन्म लिए आप उसी जाति के होगे, ठीक है।
भारत में काफ़ी जातिगत असमानताएं देखने को मिलती है। देखिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट, आज भी भारत में छुआछूत का व्यवहार देखने को मिलते हैं। आचरण, ऐसे समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि दलित छात्र के साथ या फिर विद्यालय या छात्रावास में दुर्व्यवहार किया गया। अभी भी इसमें देखने को मिलता है कि जो छोटे जातीय दलित के लोग हैं, जो लोग अभी भी लोग मानते हैं, जिसकी मानसिकता ऐसी है, उनके साथ क्या व्यवहार। अगला पॉइंट है, प्रत्येक जाति अपने जातीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाति संगठन बनाकर जातिगत असमानताएं बढ़ा रही है। गांव समाज में इससे देखने को मिलता है कि सभी जाति एक जाति के एक गुरु बना लेते हैं और अपने जात को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है कि जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का द्वारा टिकटों का बंटवारा किए जाने के कारण भी जातिगत असमानताएं बनी हुई है और आज भी लोग अपने ही जाति को वोट करते हैं। ठीक है, आज भी हमारे पॉलिटिकल में क्या देखने को मिलता है, जातिगत मिलता है, यानी कि जो जिस जाति का उसी जाति को वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि परिवारवाद और जातिवाद में बिहार किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। देखिए परिवारवाद और जातिवाद बिहार के लोकतंत्र को किस तरह प्रभावित करता है। एक आंसर हो जाए यहाँ से कि बिहार की राजनीतिक में परिवारवाद और जातिवाद की बुरी तरह हावी है। प्रत्येक दल एवं नेता अपने भाई भतीजे एवं सगे संबंधियों को टिकट दिलाने की जुगाड़ में लगा रहता है। सभी नेता क्या कहते हैं, अपने ही सगे को टिकट दिलाने की जुगाड़ में लगे रहते हैं ताकि वो भी नेता बने और पैसे कमाए, वो यानी कि अपने ही लोगों को राजनीतिक में लाते रहते हैं नेता लोग। ठीक है, देखिए यह राजनीतिक में परिवारवाद है, राजनीतिक में इसी को परिवारवाद कहते हैं। ठीक है, अगला कि वास्तव में इन्हीं जन कल्याण अथवा जन सेवा भी भावना से कोई लेना देना नहीं होता है। राजनीतिक दल चुनाव के समय में अपने कर्मकर्ताओं को दरकिनार कर अपने परिवार को आगे बढ़ाता है और अपने परिवार को मतलब जिताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला लिखने के, पिछले दिनों विधानसभा के उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में द्वारा यह कहने पर जनप्रतिनिधियों के संग संबंधियों को टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी को गंभीरता आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा था। यूनाइटेड के नेतृत्व में कहने पर कि जनप्रतिनिधियों के सगे संबंधी, यानी कि जो क्या है मतलब पहले से किसी पद पे है, उनके जो सगे संबंधियों को टिकट नहीं मिलेगा, इसको सुन के क्या हुआ, आंतरिक संकट का सामना करना पड़ा, इसलिए अब वो ऐसा नहीं होता है देखने को। ठीक ना, अगला का कि बिहार में जाति के आधार पर चुनाव के प्रत्याशी खड़े किए जाते हैं, जाति के आधार पर मतदान होता है, जाति के आधार पर ही वोट होता है। ठीक ना, अभी भी यहाँ पे हमारे गांव में तो ऐसा ही देखने को मिलता है कि जो जिस जाति का उसी को वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो काम के लायक हैं, उनको वोट देना चाहिए। ठीक है, वो मंत्रिमंडल के निर्माण में अभी भी जातियों के प्रतिनिधित्व पर विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए बिहार में राजनीतिक जातियों के इर्द गिर्द घूमती हैं। इस बिहार की राजनीतिक में प्रवृत्ति की पारदर्शिता प्रभावित होती है। तो आपको इस तरह बना के लिख देना है कि किस तरह हमारे गांव समाज में यानी जातिवाद देखने को मिलता है बिहार में, लिख देना है। 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।